नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में विधानसभा उपचुनाव की समाप्ति के बाद अब हर किसी की निगाहें तिरहुत एमएलसी उपचुनाव पर टिक गई हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है, लेकिन उसके पहले बिहार में सियासी तूफान, एक तरफ आनंद मोहन, दूसरी तरफ चिराग पासवान, और उसमें ये एमएलसी उपचुनाव जिसमें 4 जिले आते हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। और ऐसे में हर कोई अब यही जानना चाहता है कि माहौल किसके तरफ है, लड़ाई किसके बीच है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार तो मैदान में हैं, लेकिन लोजपा रामविलास छोड़कर निर्दलीय ताल ठोक रहे राकेश रोशन हैं। जनसुराज ने भी विनायक गौतम को मैदान में उतारा है। तो क्या चतुष्कोणीय मुकाबला होगा या देवेश चंद्र ठाकुर की इस सीट पर एक बार फिर जेडीयू का कब्जा होगा? हमेशा की तरह हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी मौजूद हैं, लेकिन हमारे दाहिनी तरफ आपको आज चेहरा बदला हुआ दिखाई देगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी नहीं है, लेकिन उनके स्थान पर तिरहुत स्नातक एमएलसी क्षेत्र से निर्दलीय ताल ठोक रहे राकेश रोशन जी मौजूद हैं। बातचीत की शुरुआत इनके साथ ही करेंगे। सबसे पहले तो पार्टी छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, चुनाव प्रचार का आखिरी समय है और सियासी जो चर्चाएं हैं वो अलग है, लेकिन राकेश रोशन तिरहुत में कितना कमाल कर पाए हैं अब तक? तो जहाँ तक आप जानते हैं कि जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से त्यागपत्र देने का एक फॉर्मेलिटी है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो गठबंधन के जो दल है उनसे अलग हटकर ही आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और संवैधानिक रूप से यह चुनाव किसी दलों का था भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी के ये जो वोटिंग होगा वो उम्मीदवार की काबिलियत, उम्मीदवार के संघर्ष, उम्मीदवार की निष्ठा और उम्मीदवार के आने वाले समय में उम्मीदवार ने क्या एजेंडा पेश किया है और उम्मीदवार सदन में कौन बोलेगा, इस पर चुनाव होगा। कि अगर आप किसको विधान परिषद चुन के भेज रहे हैं वो जाके सदन में आपकी बातों को प्रमुखता से रखेगा। लेकिन इस चुनाव को संवैधानिक रूप से अलग हटाकर जो मठाधीश है राजनीति के, वो लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ में चुनाव है, हम जिस तरह से चाहेंगे चुनाव को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, और अपने आकाओं के माध्यम से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको 1,56,000 मतदाता इस बार जवाब देने वाले हैं। में 1,56,000 मतदाता है और सब पर आपको भरोसा है? सब लोग, कोई कहता है कि हम नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार है, कोई कहता है हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी के उम्मीदवार है, कोई कहता है आदरणीय तेजस्वी यादव के उम्मीदवार है। हम दावे के साथ कहते हैं हम 1,56,000 मतदाताओं के बीच से 1,56,000 मतदाताओं के उम्मीदवार हैं और उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा तो हम आने वाला समय में तिरहुत के लिए सदन में अपनी मजबूती से अपनी बातों को रखेंगे। तिरहुत में जिन विकास योजनाओं को के साथ छल किया गया उन विकास योजनाओं को तिरहुत के पूर्व के एमएलसी आदरणीय देवेश बाबू ने बेचने का काम किया है। उन्होंने तिरहुत के एयरपोर्ट को, तिरहुत के एम्स को कहीं ना कहीं राजनीतिक सौदेबाजी की तरह दरभंगा में शिफ्ट किया है। इसकी आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं। और वास्तविक रूप से आप देखिए कि अंग्रेज के शासनकाल के समय से जो हमारे तिरहुत में बिहार यूनिवर्सिटी बनी है, आज भी उसी बिल्डिंग में पढ़ते हैं। जब उस बिल्डिंग में पढ़ने जाते हैं तो मुझे गुलामी की मानसिकता नज़र आती है, और जब गुलामी की मानसिकता नजर आती है तो हम चाहेंगे कि आने वाला समय में वो बिल्डिंग तोड़ के नया यूनिवर्सिटी बनाया जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण हो सकता है, तो क्या बिहार यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है? तो कहीं ना कहीं हम विकास की योजनाओं की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं युवाओं के, छात्रों को और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। लोग बात करते हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार की, हम बात करते हैं तिरहुत के स्नातक वोटरों के भविष्य की बात करते हैं। चलिए, राकेश रोशन जी ने कई बातें कही हैं, विकास की बात और कई मुद्दों को उठाया है। वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो राकेश रोशन जी जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम? देखिए, राकेश रोशन जी यहाँ मौजूद हैं इसलिए हम ये बातें नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जो बातें कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। तिरहुत के इलाके का विकास, माने वो अभी तक वो इलाका विकास की बाट जो हो रहा है। आप तिरहुत नहर को लीजिए, जल सिंचाई का एकमात्र वो साधन था। तिरहुत नहर में आप कभी पानी नहीं देखेंगे। ये जिम्मेदारी वहाँ के जनप्रतिनिधियों की है। वो कौन करेगा? उसके सवाल को कौन? पता ही एयरपोर्ट माने 25-30 साल से तो हम देख रहे हैं कि वो जैसा था और माने ढह ढिमला जाना कहा जाएगा तो वो हो गया। तो ये पता ही एयरपोर्ट को वहाँ पर माने एन्सेफेलाइटिस से हर साल जो सैकड़ों बच्चे मरते थे, अचानक वो ये खबर ही आना बंद हो गया। क्या हुआ? आपने क्या किया एन्सेफेलाइटिस के लिए? उस इलाके में क्या हुआ?
कालाजार से उस इलाके के लोग मर रहे, तो उसके लिए आपने क्या किया? और ऐसे जब वो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, माने ये देवेश चंद्र ठाकुर ने वर्षों वर्षों तक उस इलाके का प्रतिनिधित्व किया है और वहाँ के कद्दावर नेता माने जा रहे हैं। बिहार सरकार में उनकी अच्छी पकड़ रही है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, ये सवाल लोगों के पास है। और लोग ये पूछ रहे हैं कि आप तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे। आप जाति देख देख कर माने वोट लेंगे और उनका काम करेंगे, या आप क्या करेंगे? तो देवेश चंद्र ठाकुर के सामने ये मुश्किल है। और निश्चित रूप से इस बार वहाँ का जो यूथ जो है, ये तो स्नातक लोगों का चुनाव है, स्नातक जिन्होंने किया है वही चुनेंगे। मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ कि बिहार विश्वविद्यालय का पुराना गौरव, माने बिहार का एकमात्र पुराना विश्वविद्यालय है जहाँ अधिकांश लोगों ने होम्योपैथ की पढ़ाई तो खाली बिहार विश्वविद्यालय के लोग। बिहार विश्वविद्यालय के छात्रों का माने लंगट सिंह कॉलेज का गौरव आप लौटा पाएंगे? माने देवेश चंद्र ठाकुर के एजेंडे में है कि लंगट सिंह कॉलेज का जो प्राचीन गौरव है उसको लौटा पाएँ? वो कॉलेज किस दशा में है अभी जो है उसकी स्थिति? तो सवाल ये है कि देवेश चंद्र ठाकुर स्नातक छात्रों के और उस वोट पर वो जीतते रहे, मंत्री बने और सत्ता का सुख भोगा, लेकिन क्षेत्र का विकास हो सके इसके बारे में उन्होंने बहुत कम किया है। तो रोशन जी जो कह रहे हैं, इस बार देखना होगा कि वहाँ के लोग, अगर एमएलसी का चुनाव होता है, देखिए निर्दलीय वो भी जीते हैं, माने देवेश चंद्र ठाकुर भी निर्दलीय जीते हैं, तो कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत के नहीं आ सकता, ऐसा हो नहीं सकता। माने ये भी संभव है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीते। और राजनीतिक दलों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में ये कहा है कि माने इनको वोट कीजिए, उनको वोट कीजिए, लेकिन मजबूत स्थिति में मुझे ये दिख रहे हैं राकेश रोशन नए हैं, एनर्जेटिक हैं, और युवा को युवा पसंद करे और अपने सपनों के लिए एक नया नेता चुने, तो उम्मीद किया जा सकता है। मैंने बिल्कुल राकेश रोशन जी से और भी सवाल लेंगे क्योंकि वहाँ के स्थानीय हैं, वैशाली क्षेत्र के रहे हैं और 2020 में तो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव आपने लड़ा, लेकिन आज चिराग पासवान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और चिराग पासवान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई उम्मीदवार है तो वो केवल और केवल जेडीयू के अभिषेक झा हैं। क्या कहेंगे इसको? कभी तस्वीर का तो यूज नहीं किया हूँ। आपने नहीं किया है? नहीं, तस्वीर का यूज नहीं किया। चिराग पासवान जी मेरे बड़े भाई हैं, तो किसके तस्वीर का उनका सम्मान, किसी की तस्वीर का यूज नहीं किया मैंने। अब कभी बैनर पोस्टर नहीं लगाया? नहीं, बैनर पोस्टर में मैंने उन लोगों का तस्वीर नहीं लगाया है जो लोग आज की राजनीति में सक्रिय हैं। मैंने महात्मा बुद्ध का लगाया है, माता सीता का लगाई है, कर्पूरी ठाकुर जी का लगाया है, आप जयप्रकाश नारायण जी का लगाया है, तमाम उन पुरोधों का लगाया जो हमारे समाज बिहार के विकास में योगदान दिए। रामविलास पासवान का लगाया है। रामविलास पासवान जी, हम भी वोट दिए रामविलास पासवान को, मेरा भी हक उतना ही है रामविलास पासवान जी के। मैं आज भी रामविलास के विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित हूँ और आगे भी जीवन में मैं चाहता हूँ कि रामविलास पासवान जी के लिए जो हम पे कर्ज उन्होंने मेरे राजनीति में लाया है, राजनीति का गुण सीखा, मैं रामविलास पासवान जी का संसद का प्रतिनिधि भी रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि रामविलास पासवान के विचारों और सिद्धांतों के तुरुत बने। मैं चाहता हूँ बिहार फर्स्ट की तुरुत बने। और जहाँ तक बात कर रहे थे आप शिक्षण संस्थानों का, तो बंटाधार कर दिया है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है आज तक। 23-22 वर्षों के शासनकाल में लड़ाई स्थिति है। आदरणीय देवेश बाबू का दुर्दशा किया हुआ क्षेत्र और राकेश रोशन के द्वारा आवाज बुलंदी से तिरहुत की आवाज बनना। लेकिन राकेश रोशन ने भ्रम फैलाया कि हम चिराग के कैंडिडेट हैं। कोई भी नहीं कर सकता मैंने भ्रम फैलाया है। मैंने भ्रम के जाल से राजनीति नहीं किया, मैंने विकास की योजनाओं के की तस्वीर का इस्तेमाल किया है तो लीगल एक्शन लेंगे। अगर राजनीति में चिराग पासवान जी मोदी जी को कहते थे कि मोदी जी के हनुमान और मोदी जी की तारीफ करते थे, काम की तारीफ करना क्या गुनाह है? अगर आप अच्छे काम करोगे और अच्छी बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि चिराग पासवान जी युवा लीडरशिप पे बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसमें कहाँ चिराग पासवान जी की तस्वीर क्यों हो रही है? क्या मैं नहीं कह सकता हूँ चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक है? मुझे लगता है, तो मैंने बताया। और जहाँ तक बात है तिरहुत की, मैं चाहता हूँ ये चुनाव तिरहुत पे केंद्र बिंदु होना चाहिए। आप ही बताइए कि क्या चिराग पासवान जी तिरहुत की बात करेंगे? क्या नीतीश कुमार जी तिरहुत की बात करेंगे? क्या प्रशांत किशोर तिरहुत की बात करेंगे? अब बताइए, मैं बताता हूँ 20 वर्षों का शासनकाल किसका रहा है? आदरणीय नीतीश कुमार जी का। क्या उस शासनकाल में आदरणीय चिराग पासवान जी अपने आप को सहभागिता मानते हैं? और अगर आज सरकार है ना उनकी, तो वो तिरहुत की बात कर रहे हैं।
30-15 वर्षों तक आदरणीय लालू जी की सरकार है, क्या उन्होंने तिरहुत में विकास की योजनाओं का खांचा खींचा? नहीं। लालू जी जब देखिए छपरा में जब लालू जी विकास करते हैं, रेल का कारखाना खोलते हैं, तो लगता है लालू प्रसाद यादव जी सही मायनों में छपरा का विकास करते, तो सही में विकास पुरुष है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब गया नालंदा और राजगीर का विकास करते, तो लगता है सही मायनों में नीतीश कुमार ने विकास का वो एजेंडा खींचा है कि आने वाले 100 साल तक उनको याद रखा जाएगा। तो क्या प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के बनाने में योगदान नहीं देते? आज प्रशांत किशोर जी ढोल पीट रहे हैं, नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी को तो गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर जी कितना जल्दी पलटे। अभी देखिए कि उन्होंने कहा था 1200 परिवार के लोगों में नहीं चुनाव लड़ूंगा, सबसे पहले 1200 परिवार के लोगों को टिकट दे दिया, समर्थन दे दिया। अब तिरहुत में देखिए, तो सवाल ही इन लोगों के पास है। हम बोल रहे हैं ना कि हम तिरहुत की बात करने आए, तिरहुत की आवाज़ बनने आए, तिरहुत के लिए अपने जीवन का जो जवानी मैंने आदरणीय चिराग पासवान जी को 9 साल दिया, कोई लौटा देगा मेरा जवानी? हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बनाने में जो पसीना लगाया है, खून लगाया, पसीना लगाया, क्या मेरा हक नहीं उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास? क्या उस पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े नहीं होंगे जिनके साथ मैंने 9 साल बिताए? ये तो संभावनाओं है। पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ हैं? दलों से ऊपर उठकर ये चुनाव हो रहा है। आप ग्राउंड पर देख लीजिए, किसी भी दल, सभी दलों से ऊपर, सभी दल के कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं और वो जानते हैं कि ये बच्चा तिरहुत की बात कर रहा है, अपने लिए नहीं चिराग लड़ना है। पासवान ने आपको मना किया था चुनाव लड़ने से? चिराग पासवान जी से इस चुनावी क्षेत्र को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है हमारी। देखिए, चिराग पासवान जी के साथ मेरा एक लंबा पीरियड रहा, 9 साल। वो उनके पद चिन्हों पर मैंने चलने का काम किया। अब वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है। अब वो हिंदुस्तान के विकास की योजनाओं को देख रहे हैं। अब वो हिंदुस्तान के विकास योजना करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब मेरा समय, चिराग पासवान जी एक स्वर्णिम काल में चले गए, अब हम चाहते हैं अपना जवानी का और भी जो समय बचा हुआ है वो तिरहुत के विकास की योजनाओं में दे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी हमें भी याद करे कि हमने तिरहुत के लिए वो दौर में अपने नेता के स्वर्णिम कालों में छोड़ा है। मैंने पार्टी नेता के संघर्ष में नहीं छोड़ा है। और जो लोग हमको सवाल उठाएंगे उनसे पूछिए आप, क्या चिराग पासवान जी के संघर्ष में मेरा संघर्ष नहीं रहा? क्या मैंने चिराग पासवान जी को संघर्ष में साथ छोड़ा है? मैंने चिराग पासवान जी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे और हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन सभी नेताओं से सवाल है, क्या आप तिरहुत की बात करेंगे? क्या तिरहुत के विकास योजनाओं का आपने एक चीज़ दिया है? रोजगार के एक माध्यम सृजन किए हैं? सवाल रोजगार पे बात करने पे लोग कहते हैं कि ये लड़का गलत है, लोग गठबंधन पे चले आते हैं। मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी का, तो लोग गठबंधन पे चले आते हैं, चिराग पासवान जी से मेरे कनेक्शन को जोड़ते हैं। अरे जब जो मैं सवाल उठा रहा हूँ उस पर बात करें ना। क्या आप बिहारियों को गाली देने के बाद कोई खड़ा रहेगा? मैं गठबंधन के तमाम नेताओं से आग्रह करता हूँ, क्या देवेश चंद्र ठाकुर जी ने खुलेआम बिहारियों को गाली नहीं दिया है? क्या आपको इस पे कोई किसी ने आके कहा कि नहीं चिराग पासवान, किसी ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर जी ने बिहारियों को गाली दिया, गलत है? देना चाहिए ना, बयान आना चाहिए ना कि जब खुलेआम बिहारियों को गाली दिया, 12 बजे रात्रि में बिहारियों को गाली दे रहे थे, तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं बोलता हूँ कि गाली देना गलत बात है। बिहारियों के खिलाफ जो गाली देगा उसको जनता नकारेगी। आप जब खुलेआम मुसलमानों, कुशवाहा और यादवों को गाली देते हैं, उस समय क्यों नहीं तेजस्वी यादव खुलेआम खड़े हुए? क्यों नहीं खड़े हुए उन समाज के लोगों के साथ? कहाँ गया राजद गठबंधन जो उम्मीदवार लड़ रहा है? कहाँ बोलता है कि हमारे समाज यादवों मुसलमानों को जब गाली देगा तो कहाँ खड़ा हुआ? इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जो लोग लड़ाई सिर्फ सीधी टक्कर है, हम 17 जो उम्मीदवार दिख रहे हैं वो डम्मी उम्मीदवार है। रियलिटी बता तो लड़ाई सीधी साफ है, सरकार वर्सेस राकेश रोशन। एक स्वतंत्र व्यवस्था के साथ लड़ाई है और एक ऐसी व्यवस्था है जिसने गुलामी की जंजीरों को हमको जकड़ के रखा है। सरकार बनाम राकेश रोशन, यानी आप मान रहे हैं कि अभिषेक झा बनाम राकेश रोशन की लड़ाई? जिसकी बात करें वो लड़ाई में है कहाँ? तो कौन है आपकी? जो लोग अपने चेहरे छुपाते हैं और सच्चाई से अपना चेहरा नहीं दिखा सकते कैमरा में, वो लोग लड़ाई में कैसे आएंगे? लड़ाई सीधे है। लड़ाई देवेश चंद्र ठाकुर जी का 22 वर्षों के किया हुआ दुर्दशा वो तिरहुत का, और लड़ाई सीधे है कि मेरी मांग है कि तिरहुत की विकास योजनाओं पर बात। कह रहे हैं कि अभिषेक झा नहीं, देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ रहा है। सब बच्चा कह रहा है तिरहुत का 1,56,000 मतदाताओं को लगा लीजिए माइक का सामने और बोल देगा कि लड़ाई कौन लड़ रहा है। सीधी लड़ाई है। और आप देख लीजिए जो लोग वोट कटवा के रूप में खड़े हैं, उन लोगों से हम कहना चाहिए, देवेश बाबू का प्लेयर है। देवेश बाबू हमेशा से नए लोगों को लाते रहते हैं। होता है क्या है कि एंटी कैंपेसी किसके खिलाफ है? 22 वर्षों का एंटी कैंपेसी के खिलाफ देवेश बाबू के खिलाफ है। तो देवेश बाबू थोड़ी अब कैंडिडेट है, अभिषेक झा है। देवेश बाबू ने मात्र 10% वोट लेकर चुनाव जीता। पिछले चुनाव को आप देखते हैं तो मात्र 10 से 15% वोट लेकर चुनाव जीता है। 85% लोग देवेश बाबू से खपाते पिछली बार भी। इस बार आंकड़ा बढ़ गया, लगभग 90% लोग देवेश बाबू के क्रियाकलापों से खड़ा है। और आप कैसे कहते हैं कैंडिडेट कौन है? बच्चा कहता है कि देवेश चंद्र ठाकुर कैंडिडेट है। आप पूछ लीजिए तिरहुत के बच्चा से, अपने बेडरूम में बैठा के और इंटरव्यू देते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं, जैसे लगता है जैसे घोड़े का लगाम किसके हाथ में है? घोड़ा कोई और, लगाम किसके हाथ में है? और एक बार कहावत हमारे यहाँ चरितार्थ है, गधा को कितनों पोस्ट लेंगे तो घोड़ा नहीं बन जाएगा। देवेश बाबू कितना गधा को पुलिस मार ले तो घोड़ा रेस के दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है। ठाकुर के कैंडिडेट हैं, ना कि नीतीश कुमार के, ना कि जेडीयू के। चिराग पासवान ने आज पीसी किया। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं?
देखिए, लड़ाई पुरानी अदावतों की लड़ाई बन गई है। वहाँ पर देवेश चंद ठाकुर से एक पुरानी अदावत थी रामेश्वर महतो की, जो सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते थे और उनको टिकट नहीं मिला। वो उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेता रहे हैं और हालांकि उन्होंने अभी घोषणा नहीं किया है कि वो इनके लिए तो घोषणा कर दी है। मैंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जा रहे हैं, ये नहीं। तो उन्होंने ये कह दिया कि वो राकेश रोशन के पक्ष में वो करेंगे। तो ये पुरानी अदावत वो मिटाना चाहते हैं उनसे, देवेश चंद ठाकुर से। अब इस लड़ाई में एक नए नेता कूद गए हैं, वो आनंद मोहन। उनकी पुरानी अदावत है चिराग पासवान से। तो ये जो है पुरानी अदावतें वहाँ पर लड़ रही हैं। लड़ाई होगी मैनेजमेंट किसका ठीक है। देवेश चंद ठाकुर को मैनेजमेंट का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। वो शुरू से वो इसके माहिर खिलाड़ी रहे हैं और मैनेजमेंट के बल पर ही वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो जनाधार उन्होंने कितना बनाया है ये तो हम नहीं जानते। मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं? एक ब्राह्मण उम्मीदवार के लिए मांग रहे हैं। एक दूसरा उम्मीदवार भूमिहार उम्मीदवार है, वो गौतम विनायक, डॉक्टर गौतम विनायक हैं, वो भूमिहार हैं। और एक तीसरा जो प्रत्याशी है, अगर लड़ाई में अगर माना जाए तो आरजेडी की तरफ से एक वैश्य प्रत्याशी गोपी किशन है और राकेश रोशन तो हैं। तो भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत, ये किसका वोट बिखर रहा है? ये एनडीए का वोट बिखर रहा है। एनडीए का वोट क्यों बिखर रहा है? क्योंकि एनडीए के लीडर ही आपस में लड़े हुए हैं। तो ये लोगों के बीच में ये जा रहा है कि एनडीए के बीच कुछ खटपट है, कुछ गड़बड़ है। अब वो कह रहे हैं मैं राजपूतों का नेता हूं और राजपूतों से कहूंगा कि राकेश रोशन को वोट नहीं दें। आनंद मोहन, अरे भाई, आप राजपूतों के नेता अपने से कैसे बन गए? राजपूतों के नेता क्या जगदानंद सिंह राजपूतों के नेता नहीं है? क्या निखिल बाबू राजपूतों के नेता नहीं है? और फिर ये वैशाली के ही रामविलास पासवान के सबसे पुराने सिपाही रहे, जो राकेश रोशन के पिता रहे। जब मुश्किल दिनों में राकेश रोशन ये रामविलास जी थे, जब उनके साथ अधिकांश नेता साथ में नहीं थे, तब वो मैं उनका नाम बृजनाथी सिंह का मैं नाम बृजनाथी सिंह उनके साथ है। क्या वैशाली के इलाके बृजनाथी सिंह राजपूतों के नेता नहीं है? क्या राजपूत बृजनाथी सिंह को भूल जाएंगे? सवाल ये है कि ये अपनी अपनी अदावतों को वो अपना बदला लेने के लिए एक राजनीति वहाँ पर चल रही है। इसमें लगता है कि ये आरजेडी को एकदम से लड़ाई से निकाल कर देखना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक पक्षीय माने उसका इंटैक्ट है, माने जो भी उसके हैं, और उसने एक वैश्य मतदाता को खड़ा कर दिया है। लेकिन रामेश्वर महतो के इस लड़ाई में आ जाने के बाद राकेश रोशन के पक्ष में गोलबंदी दिख रही है। सवाल ये है कि आरजेडी ने अपने लोगों को जो लगाया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि उसके लिए भी जीवन मरण का सवाल है। अभी हाल ही में उपचुनाव में 4 सीटें वो हारे हैं और इस सीट को वो जीतना चाहेंगे किसी भी तरह से, क्योंकि 2025 के चुनाव में इसका असर दिखेगा। तो 2025 में अगर तेजस्वी यादव को ज़्यादा करना है तो वहाँ पर वो भी एड़ी चोटी एक करेंगे। तो देवेश चंद ठाकुर एड़ी चोटी कर रहे हैं, आनंद मोहन कर रहे हैं, वही लालू प्रसाद यादव की पूरी टीम कर रही है। तो इसमें कौन रेस का घोड़ा माने किसके सर पर ताज होगा, ये दिलचस्प है। लेकिन लड़ाई तो हमको दिख रही है कि वहाँ तो लड़ाई ये भी हो गई कि वो यहाँ के नहीं है, करीबी यहाँ माने अभिषेक झा यहाँ के नहीं है और राकेश रोशन वहीं के हैं, प्रमुखता से उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो जो बातें अभी कह रहे थे रवि रंजन जी, कितने सहमत हैं? इस लड़ाई हमको इस लड़ाई से मतलब नहीं, कौन किसके प्रतिद्वंदी है, कौन किसके प्रतिद्वंदिता में खड़े हैं। आप एक बात बताइए कि मैं वैशाली का रहने वाला हूँ और राघोपुर से आता हूँ। वैशाली में आंकड़ों देख लीजिए, 16,000 मत से देवेश बाबू चुनाव जीते, मात्र 16,000 प्रथम वरीयता का मत है। जब आंकड़े देखते हैं तो 8,000 वैशाली के लोगों ने देवेश बाबू को दिया था, 8,000 सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में मिला था वोट। 16,000 आंकड़े, 12,000 वोट बने थे पिछले बार, 12 से 13,000 वोट बने थे वैशाली में। आज वैशाली में 38,000 वोट पड़ा है। अब बच्चा वैशाली का, आज तक वैशाली एमएलसी बना ही नहीं आज तक वैशाली से, और विधान परिषद की सीट में वैशाली को अछूता रखा गया, जबकि इतनी बड़ी बागडोर वैशाली के हाथ में है। और वैशाली लोकतंत्र की जननी है, वैशाली से ही पूरे संसार को लोकतंत्र मिला था।
तो आप जानते हैं कि जब वैशाली के लोग अछूता महसूस कर रहे थे इस सीट से, इस बार वैशाली के लोगों ने ठाना है और वैशाली के मतदाता पूरी तरह जागरूक है। जब शिवहर सीतामढ़ी में जाएगा तो एंटी कैंपेन से मेरे ही साथ खड़ा है। क्यों? कि पहला लड़का है जो माता सीता के भव्य मंदिर की भी बात करता है तो यूनिवर्सिटी की भी बात करता है, पहला लड़का है जो एम्स की भी बात करता है तो एयरपोर्ट की भी बात करता है। कौन किससे किसकी प्रतिद्वंदता है उससे हमको लेना देना है, लेकिन मैं जो डमी उम्मीदवार है, आरजेडी का जो डमी उम्मीदवार है, उसके बारे में प्राथमिकता से बताता हूँ आपको। जैसे लोग आरजेडी को इसीलिए लड़ाई में लाना चाहते हैं कि कारण क्या है कि आरजेडी के उम्मीदवार ने कहीं फील्डिंग ही नहीं की और तेजस्वी यादव जी का कोर वोटर है उसको देवेश बाबू ने खुलेआम गाली देने का काम किया, खुलेआम। तो उसके साथ कौन खड़ा हुआ? राकेश रोशन। उसकी बातों को प्रमुखता से कौन रख रहा है? राकेश रोशन। बिहारियों की बात, बिहारियों को गाली दिया तो प्रमुखता से कौन है? राकेश रोशन। ना आरजेडी के लोग काट रहे हैं ना एनडीए के लोग काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक वो है, माने लोग ये पूछना जानना चाहते हैं कि राकेश रोशन को क्यों चुने। एक तो सत्ता के पक्ष में जो प्रत्याशी होता है तो लोगों को ये उम्मीद रहती है कि सरकार में रहेंगे तो हमारा काम ज़्यादा होगा, फिर उनसे अगर हम मिलना जुलना आसान हुआ तो अपना काम वो निकाल सकते हैं। दूसरा कि माने आपके पास एजेंडा क्या है, माने आप पर एक आरोप है कि आपने चिराग पासवान ने जानबूझकर अपनी पार्टी छोड़ने के लिए कहा आपको और या आपको प्रत्याशी बनाया और पीछे से चिराग पासवान खड़े हैं। तो एनडीए के भीतर चिराग पासवान वर्सेस जदयू की एक लड़ाई वो दिख रही कि उनके पक्ष में बीजेपी के लोग हैं और उनके पक्ष में जदयू, ये एक आरोप आपके ऊपर है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि 22 वर्षों से शासनकाल रहा जदयू का, सत्ता के शीर्ष पर है आदरणीय देवेश बाबू। उन्होंने क्या काम किया 22 वर्षों में? जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो क्या एक साल में तिरहुत को गुलामी की जंजीरों से हटा देंगे? क्या फिर से यूनिवर्सिटी बन जाएगा? अंग्रेज के शासनकाल का बिल्डिंग तोड़ के बिल्डिंग नया बना देंगे? क्या एयरपोर्ट और एम्स लौट जाएगा? दरभंगा में बन गया तो आने वाले 100 साल तक मैं दावे के साथ कहता हूँ एम्स एयरपोर्ट, अगर ये सत्ताधारी लोग रह गए तो एम्स एयरपोर्ट नहीं बनेगा। लेकिन मैं 4 से 5 सालों में वादा करता हूँ ये इस लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ूंगा कि आने वाला बच्चा कहेगा एम्स एयरपोर्ट चाहिए। तो अब तिरहुत का 1.5 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे एम्स एयरपोर्ट के लिए, तो क्या लगता है सरकारें नहीं झुकेगी? तो जनचेतना बनानी पड़ेगी और मैंने जनचेतना बनाई है तो माता सीता का भव्य मंदिर भी बन रहा है। तो मैं जनचेतना जगाने आया हूँ। जनचेतना बनाने से विकास होता है, नहीं कि आप सत्ता में बैठे लोग विकास कर। सत्ता में बैठे लोग विकास करते तो आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी तिरहुत में क्या मिला? जब आज़ादी के 77 वर्षों तक तिरहुत में लोग, दीप बाबू हमारे मुख्यमंत्री हुए, आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए, आदरणीय लालू यादव मुख्यमंत्री हुए, सब लोग तो मुख्यमंत्री आज भी है ना, आज भी लोग हैं ना। तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। जब आज़ादी के 77 वर्षों तक हमने उनको मौका दिया, जब कुछ नहीं कर पाते, एक पर स्वतंत्र आवाज को मौका देके देखे। स्वतंत्र आवाज के रूप में मजबूती से मैं अपनी बातों को रखूंगा। दूसरा आरोप जहाँ तक लगाता है आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमें खड़ा किया है, तो एक ये भ्रम जाल लोग फैला रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी खड़े नहीं किए, हम तिरहुत को अपना समय देना चाहते हैं। हम तिरहुत में जिन राजनेताओं ने तिरहुत के साथ साजिश की है, जब संजय झा जी को देख लीजिए, वो और देवेश चंद्र ठाकुर ने कितनी बड़ी साजिश की है। और जब तक आप बात करते हैं राजद के उम्मीदवार का, मैं बताता हूं कि राजद के पिछले बार जो उम्मीदवार लड़े थे मनीष मोहन जी, उनको 9000 वोट आए थे और जब दूसरी बार का वोट करिएगा तो लगभग मात्र 6000 वोट से चुनाव हारे थे। राजद ने उम्मीदवार क्यों बदला? राजद के उम्मीदवार बदलने का सीधी बात है कि देवेश चंद्र ठाकुर को मदद करना। देवेश चंद्र ठाकुर ऐसा प्लेयर ला के बैठाना चाहते हैं जिसको जिस तरह से लगाम के हिसाब से चला सके। देवेश बाबू ऐसा अपनी ताकत की आजमाइश करना चाहते हैं। जब वो मीडिया के सामने बोलते हैं कि लड़ाई कुछ भी हो लेकिन रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा, जनता किसी को वोट दे लेकिन लड़ाई मेरे पक्ष में रिजल्ट आएगा, मीडिया के सामने बैठ देते हैं, उनका घमंड झलकता है। जब रावण का घमंड नहीं रहा इस देश में तो देवेश बाबू का भी घमंड नहीं रहा। तो रवि रंजन जी जो कह रहे थे कि मैनेजमेंट उनका बड़ा शानदार है, तो ये बात आप भी मान रहे हैं? शानदार था, है नहीं। मैं मेरी माँ भी आराधना राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ी है, मैं भी तेजस्वी यादव जी के खिलाफ लड़ा हूँ और उस जगह लड़ा हूँ जहाँ सारे समीकरण हमारे खिलाफ थे, फिर भी मैं 25,000 वोट लाया हूँ। तो एक माँ के गर्व से मैं राजनीति सीख के आया हूँ। सारे मैनेजमेंट धरे के धरे रह जाएंगे। इस बार 1,56,000 मत आता है, मुट्ठी भर लोग नहीं है मैनेजमेंट काम करेगा। 3500 वोट में राम कुमार बाबू एमएलसी बन जाया करते थे, उनके बच्चे खड़े हैं। तो सोच लीजिए जो लोग 15 साल में एमएलसी रहे हैं उनके वो कुछ नहीं कर पाए, उनके बच्चे क्या करेंगे? जो लोग 22 साल एमएलसी रहे हैं अगर वो मैनेजमेंट के सहारे रहे, क्यों? क्योंकि उनका पाला सही लोगों से नहीं पड़ा था। मैं इसीलिए नहीं कहता हूं कि 22 वर्षों में क्यों जीते, सिर्फ डमी उम्मीदवार के चलते। आज डमी उम्मीदवार नहीं है, आज डायरेक्ट फाइट नहीं है। आज क्या है कि डमी उम्मीदवार को छोड़ के जितने लोग गोलबंद मेरे साथ हो रहे हैं, 90 बनाम 10 की लड़ाई है। 10% देवेश बाबू है, 90% लोग मेरे साथ हैं। राकेश जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको क्या डर है कि आनंद मोहन इस इलाके में आकर और आपके खिलाफ अगर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो पूरा इलाका, मैंने वैशाली का, शिवहर का, सीतामढ़ी का, मुजफ्फरपुर अपने, मैंने ये 3 जिले, मैंने वैशाली,
क्षमा करें, शिवहर, सीतामढ़ी और ये मुजफ्फरपुर राजपूत मतदाता बड़ी संख्या में हैं। वो राजपूतों को कह रहे हैं कि माने राजपूत उनके पक्ष में मतदान करें, जिनको वो कह रहे हैं। आपको डर है वो कुछ कर पाएंगे? ये बात 1,56,000 मतदाता का है। जब एयरपोर्ट बनेगा तो सिर्फ राजपूत के लिए नहीं बनेगा, उसमें भूमियार भी रहेगा, ब्राह्मण भी जाएगा, कुशवाहा भी जाएगा, महादलित भी जाएंगे। जब विकास होगी, शिक्षण संस्थानों का विकास होगा तो 6 साल का डिग्री 3 साल में मिलेगा, तो सभी जाति संप्रदाय के लोगों को मिलेगा। सवाल तो है ना कि आखिरकार राकेश रोशन ये मानते हैं कि चिराग पासवान सीएम के लायक हैं, तो आनंद मोहन और चिराग की लड़ाई में राकेश रोशन किसके? राजनीति से हमको मतलब ही नहीं है। मतलब गठबंधन की राजनीति से मैंने त्याग दे दिया। गठबंधन की राजनीति में सिर्फ बलि चढ़ता है कार्यकर्ता। मैं शेर का बेटा हूँ, संघर्ष करके मरूंगा, बलि चढ़ के मरने नहीं आया हूँ। मुझे गठबंधन के किन राजनेताओं में किसकी लड़ाई क्या है उससे मतलब नहीं। मैं 1,56,000 स्नातक मतदाताओं की बात करूंगा। कौन किसको मदद कर रहा है, कौन किसके खिलाफ है, किसकी प्रतिद्वंदता है, जो लोग मेरे साथ आए हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। राजनीतिक सक्रियता है, उनकी पत्नी शिवहर से सांसद हैं। आनंद मोहन जी इस क्षेत्र के मतदाता नहीं है। आनंद मोहन कार्यकर्ता तो होंगे शिवहर में, तो कार्यकर्ता तो मेरे आनंद मोहन जी का जो दायरा रहा है, आनंद मोहन जी के मेरे पिताजी मित्र रहे। आपको पता कर लीजिए, मेरे पिताजी की पहली पोस्टिंग सहरसा जिला हुई थी और आनंद मोहन जी हमारे पारिवारिक लोगों में से है। और राजनीतिक रूप से हमारे पिताजी रामविलास पासवान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर राजनीति की है। तो इन लोगों के बारे में जब आप हमसे पूछते हैं तो मैं बहुत छोटा हूँ इन लोगों के सामने। मैं इन लोगों के बारे में क्यों जवाब दूँ? मैं आया हूँ युवाओं की बात करने, मैं आया हूँ बेरोजगार की बात करने। राकेश रोशन सब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन राकेश रोशन को यह भी सोचना होगा, उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। डर नहीं है राकेश रोशन को? मेरे पिता की हत्या कर दी गई है। उनकी कुर्बानी, त्याग और बलिदान बच्चा जानता है कि उन्होंने अति पिछड़ा दलित महादलित समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी है एक दायरे में रह के, तो उसको बच्चा जानता है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। इस बात को विश्वास कीजिए कि आज 90% लोग जो मेरे साथ तन मन धन से खड़े हैं वो मेरे लोग नहीं है। मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं। आने वाले समय में मैं उनको जोड़ने का काम किया हूँ। जब आप देखते हैं कि राकेश रोशन की ताकत कैसे बनी कि लोग बिजनाती सिंह के नाम के साथ खड़े हो गए और इकट्ठा हो गए। इन इकट्ठे हुए लोगों को हम जोड़ कर एक ऐसा समीकरण बनाएंगे कि आप देखिएगा आने वाला तिरुत इतिहास लिखेगा। एक और सवाल का जवाब राकेश रोशन जी से जानना चाहेंगे कि इसमें मैनेजमेंट और धन बल कहा जाता है कि माने एमएलसी का चुनाव धन बल के जरिए भी जीता जाता है, और ये कहा रहा है कि आपके पक्ष में कुछ धन के बली लोग आपके पक्ष में कर रहे हैं, तो क्या इसका भी प्रयोग हो रहा है आपके तरफ से? मैंने ये आरोप लग रहे हैं कि मैंने धन बल भी लगेगा इसमें। मैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ। अगर भगवान श्री राम जंगलों में लोगों को जोड़कर, निषाद राज को जोड़कर, माता सबरी का बैर खाकर और लोगों को जोड़कर रावण का वध कर सकते हैं, ताई का वध कर सकते हैं, तो देवेश बाबू का जो राजनीतिक घमंड हो गया रावण से बड़ा हो गया। मैं भी छोटे छोटे लोगों को जोड़कर गरीब तबका, असहाय तबका और मजलूम तबका, जिसको बिहारी शब्द से गाली देने वाले लोग, जो लोग गाली सुनकर रह रहे हैं उनको जोड़ेंगे। जो लोग जाति में प्रहार करते हैं उन जातियों को जोड़कर एक व्यवस्था बनाने जा रहा हूँ। उस व्यवस्था में सारे लोग मेरे साथ हैं और जनता लड़ाई। विश्वास कीजिए, स्नातक के वोटर कभी भी बिकते नहीं है। जो लोग भ्रम फैलाते हैं, आप ही बताइए, स्नातक जिन माताओं ने और पिता ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके स्नातक पढ़ाया है, 50 लाख खर्च होते हैं उसमें स्नातक करने में। और जो लोग 6 साल में सेशन की समस्या से त्रसित रहते हैं, क्या वो 500-1000 में अपना वोट बेच देंगे? जो लोग वोट खरीदने वाले हैं उसको जनता इस पर मार मार कर भगाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, कितने वोटों के मार्जिन से राकेश रोशन अपने आप को आगे देख रहे हैं? दावे मेरी आदत नहीं करने का, लेकिन आप देखिएगा हेडलाइन नहीं रहेगा कि नीतीश कुमार जी का, नीतीश कुमार के विकास के कार्यों में लोगों ने फैसला लिया। हेडलाइन नहीं रहेगा तेजस्वी जी के कामों में फैसला लिया। हेडलाइन नहीं रहेगा कि प्रशांत जी के वादों पर फैसला लिया। हेडलाइन नहीं रहेगा तिरहुत के स्नातक मतदाताओं ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। हेडलाइन नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम चर्चा तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव को लेकर हम कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी थे, उन्होंने भी कई बातें कही और कई सवाल किए और तमाम सवालों का बखूबी जवाब निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन की तरफ से दिया गया। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।